नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। कह रहे हैं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता करके मेरा अनाउंसमेंट किया गया। वैसे जब हम राजनीति में आते हैं तो कहते हैं हम समाज की सेवा के लिए आ रहे हैं, और वैसे भी समाज की सेवा की जाती है, ऐसा नहीं है। तो हमारी महिला शक्ति मंच पर है, साथ ही साथ मनोहर जी बीच में हैं, तो आज तो काफ़ी तगड़ा काम है आपके लिए, ऐसे सवाल उठाना और अब सवाल उठाना, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ जाए और सवालों का सिलसिला फिर शुरू होगा। सबसे पहले मैं निशा सोनी जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ और आपसे समझना चाह रही हूँ दरअसल कि क्यों बीजेपी को वोट करना चाहिए, क्यों एक बार फिर से महिलाओं को बीजेपी को चुनना चाहिए, ऐसा क्या किया बीजेपी ने कि महिलाएं उनको वोट करें। जी हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो, आ रही है। सबसे पहले तो इस चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि INS कि हम मातृ शक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम किया है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और उन्हें आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिए हैं। इसलिए और उनकी जो भी ज़रूरतें थी, जिनकी जो प्राथमिक जो आवश्यकताएं थी, उन पे काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं भी वोट करेंगी और हमें जो जनता जनार्दन है वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। ठीक है, आपने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है बीजेपी, थोड़ी देरी से नहीं कर रही है क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत प्राथमिक आवश्यकताएं थी पहले किया है, इसलिए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए और हर मुद्दे को छूते हुए अब महिलाओं के प्रति, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम किया, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए और महिलाओं की शिक्षा पे, उनके हर प्रकार से विकास पे शुरू से काम किया है और अब आगे भी लगातार काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा महिलाएं खड़ी हैं साथ में। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि शुरू से काम किया, उज्ज्वला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोना कौरव जी, आपको क्यों देना चाहिए वोट, आपकी पार्टी को क्यों देना चाहिए वोट? सबसे पहले तो मैं INH 24x7 और हरिभूमि परिवार का हम सबको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने पंचायती राज में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को नेतृत्व दिया है। कांग्रेस जिन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी आज बात कर रही है, चाहे वो लाडली बहना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पहले इन चीजों को कर चुकी है। हमने इस देश को महिला राष्ट्रपति दी, हमने इस देश को महिला प्रधानमंत्री दी, इसलिए महिलाओं को विशेष तौर पर कांग्रेस को वोट करना चाहिए। अच्छा, ये नारी सम्मान आप कब से कर रहे हैं? नारी सम्मान की याद आपको थोड़ी देरी से आई है, ऐसा लगता है? नहीं, वो शायद आपको लग रहा होगा देर से याद आई है। हाँ। जिस देश में जब महिलाएं घर की दहलीज के बाहर नहीं निकलती थी, उस समय इस देश को महिला प्रधानमंत्री दे दी। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि नारी सम्मान हमने देर से किया। तभी आज हम मंच पर सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को बिठा रहे हैं, तब भी हम महिलाओं को 1500 रुपए नारी सम्मान के नाम पर दे रहे हैं। जब आप ये कह रही हैं कि आपको ऐसा लगता होगा, थोड़ा मुझे बताइए कि आज भी सशक्तिकरण की क्यों जरूरत है? आज भी महिला आरक्षण के नाम पर आपने अभी जो विधेयक मजबूरन 30 साल के बाद लाए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं मानती 1500 रुपए देना नारी सशक्तिकरण है। नारी सशक्तिकरण ये है कि नरसिंहपुर जिले में पहले और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ने विधायक दी हैं, हमने महिलाओं को नेतृत्व दिया है, हमने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने का काम किया है। नारी सम्मान योजना हिमाचल में हम पहले लागू कर चुके हैं, हम ये नहीं, और हिमाचल से ही उस योजना को शिवराज सिंह चौहान कॉपी करके मध्य प्रदेश लेके आए थे। चलिए, तो कॉपी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संध्या कोठारी जी कॉपी करते हुए इतने ही नहीं कर रहे हैं, 1000 से 3000 तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। कैसे संभव होगा? कांग्रेसी तो कहते हैं कि इतने सारे कर्जे में है प्रदेश, कहाँ से लाएंगे ये पैसा? देखिए, हमारा कॉपी करना हमारा स्वभाव नहीं है। हम मूल रूप से योजनाओं को लाते हैं और नारी सशक्तिकरण के लिए एक से एक योजनाएं
मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू की है, फील्ड पे लेके आए हैं और उसका प्रभाव भी हमको देखने में मिला है कि जो लिंगानुपात है वो सुधरा है, नारियों में सशक्तिकरण बढ़ा है, उनमें आत्मसम्मान बढ़ा है और अभी जो लाडली बहना योजना है उससे भी उनका आत्मसम्मान लगातार बढ़ते जा रहा है। वो अपने काम को भी आगे बढ़ा रही है, ऐसा देखने में आया है। तो इसलिए नारी सशक्तिकरण के पक्षधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, अच्छा खासा फोकस इस बार महिलाओं पर है, क्योंकि समझ आता है कि वोट प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं का अच्छा खासा प्रतिशत है अभी, और ऐसे में सभी फोकस कर रहे हैं, आप लोग भी। मनोहर जी, कांग्रेस जो है इसे लेकर कहा जाता है प्रियंका जी अगरबत्ती और कैंडल लेके वहीं निकलती हैं जहां पर उनकी सत्ता नहीं होती। जहां सत्ता है और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वहां प्रियंका गांधी नहीं पहुंचती। देखिए, हेलो, हाँ चालू है सर। मैं आपकी बात कहने के पहले एक बात कहना चाहूँगा, आपकी बात का जवाब देने के पहले। ये अभी हम एक बड़े पावन पर्व के दिन यहाँ आप सब लोग, हम सब मौजूद हैं। आज हम गणेशोत्सव तो मना ही रहे हैं, उसके अलावा आज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद, उनके जन्मदिन पर, उनके ईद मिलाद नबी के त्यौहार के अवसर पर मैं यहाँ मौजूद तमाम सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। INS ने मुझे इस अवसर का एक बड़ा अवसर प्रदान किया, मैं और व्यक्तिगत रूप से मैं ये बात कह दूं कि आदरणीय हिमांशु जी का मैं फैन हूं और मैं उन्हें हमेशा फॉलो भी करता हूं जी। अब आपकी बात का जवाब, तो आपकी बात का जवाब यह है मैडम, प्रियंका जी हमारे कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी महिला नेत्री हैं जिनके ऊपर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे प्रसारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। और बात सत्ता में है जहां वहां, और जहां सत्ता में नहीं है, बात इस बात की नहीं है। प्रियंका जी का हमेशा से ये दायित्व है कि वो लोगों को वास्तविकता से अवगत कराएं। अभी मैं इसी सवाल में मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे या हमारी बहनों से या यहाँ मौजूद लोगों से कि आपने लाडली लक्ष्मी योजना चालू की थी, उसमें कितने हितग्राही हैं और उनकी वास्तविक संख्या क्या है? नंबर 1। नंबर 2, लाडली बहना, इसकी प्रक्रिया कितनी जटिल और कितनी कठिन है कि किस को इसका कितना लाभ मिल रहा है, ये आज मैं नहीं समझता कि शायद कोई इस बात का जवाब दे पाएगा। अब उसके बाद में आती बात, इस विषय को मैं आगे बढ़ा सकता हूं, इजाजत हो तो? बोलिए सर जी। नहीं, ये क्षमा करें, आपके दिए हुए आंकड़ों से पिछले 18 साल से हम बहुत भली भांति परिचित हैं। हमें मालूम है आप क्या आंकड़े देते हैं और वास्तविकता की धरातल पर वह क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है। अब मैं 1 मिनट मैं बहुत कहा हमारे आदरणीय मनोहर जी बताइए। एक तो पहले आप विश्वास नहीं करते, उन्होंने आंकड़े बताए, आप विश्वास नहीं कर रहे। अब आप वैसे भी संस्थाओं पे विश्वास नहीं करते देश की, तो आप विश्वास तो वैसे भी नहीं करते हैं। कोई भी आंकड़े बता दिए जाएं, आपको विश्वास होगा नहीं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यदि आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं तो राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते क्राइम के बारे में अभी मैंने आपसे इनडायरेक्ट सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जी नहीं, आपने अभी मैंने आपसे कहा कि जहां क्राइम होता है वहां क्यों नहीं पहुंचती प्रियंका गांधी? तो राजस्थान से ज्यादा क्राइम रेट तो मध्य प्रदेश में है मैडम। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि बात तो हिमाचल की भी हुई, कर्नाटक की भी हुई, और बात महिलाओं की कर रही हूँ। जब महिलाओं की बात आएगी तो फिर राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं, वो सभी महिलाएं सशक्त होनी चाहिए और सभी महिलाओं के हित में काम होना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है,
चूंकि यहाँ पे तमाम महिला शक्ति मौजूद है, सभी को मौका देना है। हमारे जो वर्तमान विधायक है जालम सिंह पटेल जी, मुन्ना भैया प्यार से कहते हैं, वो भी हमारे बीच हैं। सर, इस बीच आपसे समझना चाह रहे हैं कि चूंकि आपका सेशन तो होगा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के साथ और उनके सवालों का सामना आपको करना है, लेकिन मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रही हूँ मोना जी कि कांग्रेस यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? दो बातें, जिस तरह से यदि आप कह रही हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, 2 दशकों में कोई काम नहीं किया, बीते 18 सालों में कुछ काम नहीं हो रहा, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, तो फिर जहां आप 3 सीटों पर आए वहां यहाँ नरसिंहपुर में क्या हो गया? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आए हैं तो पहले तो मैं पूरे प्रदेश की बात करूंगी कि हम पिछली बार पूरी पूर्ण बहुमत के साथ आए थे। और अगर मैं नरसिंहपुर की सीट की बात करूं तो देखिए, यहाँ का चुनाव एक मंत्री और एक आम कार्यकर्ता के बीच में था। जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया था वो कम नहीं था, और एक तरफ पैसे की ताकत थी और एक तरफ सिर्फ कार्य संघर्ष था। जनता का आशीर्वाद मिला था, तभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महज 15,000 वोटों से जीत पाए थे। पैसे की ताकत तो हमने देखा कि आपके लोगों ने कैसे जनता का मैंडेट खराब किया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। वो कुछ गद्दार लोग थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। वो अच्छा। थे ही नहीं कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस के थे ही नहीं। वो जिस मानसिकता के थे, आज वो उस मानसिकता में मिलकर उसी पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी से जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, उनकी मानसिकता जो है वो आपके विचारधारा में तब्दील हो जाएगी, ये कैसे करेंगे? निश्चित उनकी विचारधारा हमसे मिलती होगी, तभी वो हमारे बीच में आ रहे। मैं इस बात से बिल्कुल मतलब वो गए तो वो खरीदे गए और आप ले आएंगे तो उनको सुनिए मैडम, आश्चर्य लगता है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो कांग्रेस छोड़कर गए थे उन्होंने लोकतंत्र में जनता का अपमान किया था, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई थी। और अभी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं वो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है वर्तमान के, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए अभी सामाजिक कार्यकर्ता जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर भारती ठाकुर जी। भारती ठाकुर जी, यहाँ नरसिंहपुर में यदि बात करें तो वैसे कौन से काम प्राथमिकता हमारे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए? उम्मीद करते हैं जो इस बार हैं उनसे, और उन्हीं के भैया जो आज हमारे बीच बैठे भी हैं, उनसे कितनी उम्मीदें थी, कितना उस पर खरे उतरे? मैं तो जितना अभी तक देख रही हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरा काम हमको करके दिया है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नरसिंहपुर में किसी भी चीज़ की अभी तक कमी है। समाज सेवा हो या कोई भी चीज़ हो, हमारे सारे नेताओं ने पूरा काम किया है। अच्छा, पूरे सारे सब? बिल्कुल, हर तरह से विकास है हम नरसिंहपुर में। लोग सभी संतुष्ट हैं अपने नरसिंहपुर से। बेरोजगारी के विषय में कुछ कहेंगे? बेरोजगारी के लिए अब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नेताओं के हाथ में नहीं रहती हैं, वो तो आदमियों को बताइए। बेरोजगारी का विषय जो है जी, वो उद्योगों से संबंधित है। कृषि आधारित जिले में हम बैठे हुए हैं, गन्ने की यहाँ पर फसल होती है। जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर बीजेपी को वोट मिला, उस उम्मीद के साथ उद्योग होने करना तो कुछ कमी है। मतलब जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं है, किसानी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लाइन में हैं, कुछ प्रोफेशन कम है नर्सिंग। ठीक है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसी तमाम जरूरतें हैं। कृषि महाविद्यालय जो भी यहाँ बनेंगे हैं, और इसीलिए निशा जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अभी तैयारियां, अभी तो आज शायद कांग्रेसी विरोध भी कर रहे हैं ना सफाई व्यवस्था को लेकर, और सफाई नहीं है नरसिंहपुर में, इस तरह से कुछ है, कुछ काम हो रहा है क्या मैडम? क्योंकि आपके जो मोदी जी हैं वो तो ये चाहते ही हैं, और अभी 1 अक्टूबर फिर आ रहा है जब वो सफाई अभियान को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो एक ही काम है, उसका काम है सिर्फ विरोध करना। उनको सफाई, उनको विकास दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये उनकी अपनी मानसिकता है, इसको हम किसी की मानसिकता तो बदल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि सफाई के नरसिंहपुर में बाकायदा सफाई पूरी तरह से नगर पालिका कर्मचारी हर गली हर रोड में सफाई का काम होता है, हर घर में कचरा गाड़ी पहुंचती है। कभी कुछ अनियमितता होती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, उसको हम नजरअंदाज करते हुए, लेकिन सफाई के पूरे हर छोटे हर जगह गाड़ियां पहुंच रही हैं। आज से 5 साल 10 साल पहले ऐसा वातावरण नहीं था कि कोई गाड़ी घर में पहुंचती थी, कचरा गाड़ी। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगाए पड़ते थे। दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि
जनता मतलब किस मुद्दे पे काम करे या किस मुद्दे को लेके या भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का अब यही मुद्दा है कि रोजगार स्थापित कराने पे, क्योंकि बहुत से मुद्दे थे हमारे देश को या हमारे राज्य को बेमांग राज बनाया था, तो बेमांग राज को धीरे धीरे अब हम इससे ले आए हैं कि उसकी जो रेट है, ग्रोथ रेट है, विकास की दर है, वो बढ़ी है। और अब हमारा यही मुद्दा है कि हम अधिक से अधिक रोजगार स्थापित करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का रोजगार हो या सरकारी सेक्टर का। यदि आपका बेरोजगारी मुद्दा है तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से यदि एशिया की सबसे अच्छी जमीन यहाँ पर है, खेती के मामले में सबसे अच्छी फसल यहाँ हो रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं अभी भी उद्योग मुद्दा है, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। मनोहर जी, साफ सफाई को लेकर शहर बेहद खूबसूरत है, सब कुछ व्यवस्थित है, ऐसा निशा जी कह रही हैं, एग्री करते हैं? देखिए, उनके कथनानुसार या उनकी दृष्टि में बेशक उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे यदि हम आते हैं तो आज भी लगभग साल भर होने को आ रहा है, नगर पालिकाओं की स्थिति ये है कि जहां देखो वहां टूटी फूटी सड़कें, ये सीवरेज प्लांट के नाम पे जो जिस तरीके से नरसिंहपुर पूरे शहर को बर्बाद किया जा रहा है, और ये है क्या आखिरकार आम जनता इससे पूरे कमीशन खाने वाले खा रहे हैं, लेकिन आम जनता इसका परिणाम क्यों भुगत रही है, क्यों सजा भुगत रही है? ये दूसरी बात आती है यहाँ घूम फिर के निर्माण कार्य की। निर्माण कार्य वहीं होते हैं जहां उनके पार्षद होते हैं, जहां उनके पार्षद नहीं होते हैं वहां निर्माण कार्य नहीं होते हैं। आज भी परेशान है नरसिंहपुर के कांग्रेस के पार्षद। बात अकेले शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं अगर चलिए सर एक जो सबसे आप ही के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, बोलने दीजिए ना उनको तो बोलने दीजिए कम। वो हमें एक सुझाव दे रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं। हाँ, याद दिला रहे हैं जी जी। तो आज नरसिंहपुर के लगभग 3/4 से ज्यादा हिस्से से सिंगरी नदी बहती है। यदि नरसिंहपुर नगर पालिका से जिम्मेदार लोग या नरसिंहपुर जिले के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात का संकल्प ले लें तो उस सिंगरी नदी को एक बेहतर टूरिस्ट स्पॉट और जनोपयोगी बनाया जा सकता है, जिसे नरसिंहपुर के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा ने एक नाले के रूप में परिवर्तन कर दिया है, जहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ठीक, संध्या जी इसका जवाब चाहिए आपसे जल्दी से। कब करेंगे और कितने साल लगेंगे? नरसिंहपुर शहर में आपको शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पर हमने कूड़ा जो अपशिष्ट संधारण है उसके लिए भी नगरपालिका ने एक एजेंसी नियुक्त कर ली, और जो बरसों से ट्रिंचिंग ग्राउंड पूरी तरह से भर रहा था उसको खाली किया जा रहा है और साफ सफाई की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। रही बात जो सीवरेज वाला जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है उसके कारण रोड को खोदना पड़ रहा है, तो भाई कुछ काम करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी तो काम होगा। और आने वाले समय में इसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा जब अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम होगा और बाहर से नालियां नहीं बह रही होगी, तब नरसिंहपुर नगर एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम के साथ आपके सामने आएगा। पर काम करने के लिए तो हमको करना पड़ेगा, इसके लिए तो थोड़ी अव्यवस्था सहना ही पड़ती है। बाकी रही बात पार्षदों की, तो ऐसा नहीं है, नगर पालिका सभी पार्षदों के वार्डों में काम करने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे कांग्रेस पार्षद हो, बीजेपी। हम ये मानते हैं कि हर वार्ड में बीजेपी का भी मतदाता निवास करता है, ऐसा नहीं है, और हमको संपूर्ण नागरिक जनों की सुविधा के अनुसार काम करके देने की आवश्यकता है और वो नगरपालिका कर रही है। आने वाले समय में और जनप्रतिनिधि अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और एक सुव्यवस्थित नरसिंहपुर नगर आपके सामने होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आए तो ये मुद्दे ना हो, कम से कम 5 साल के बाद। इस उम्मीद के साथ मोना जी बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसा क्या करेंगी महिलाओं को? कैश बेनिफिट डायरेक्ट जो दे रही है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, कितना भी दे रही हो मैडम और कैसे भी किया हो, कुल मिलाकर आप लोग वोट खरीद रहे हैं, तो इतना आपसे समझना चाहते हैं कि महिलाओं के वाकई सशक्तिकरण के लिए क्या प्लानिंग है कांग्रेस के पास भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए? देखिए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो निश्चित तौर पे जो हम छोटी छोटी योजनाएं चला रहे हैं,
चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं। आर्थिक रूप से हम जो भी महिलाओं की मदद करें, शायद वो उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से पूरा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस ने लगातार इस देश को बड़ी बड़ी संस्थाएं दी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज बच्चियां जो आगे बढ़ रही हैं, उन्हें मौका कांग्रेस ने दिया, चाहे हमारे नवोदय विद्यालय हो। उसके साथ ही साथ चूंकि मैं राजनीति से जुड़ी हूं, तो मैं ऐसा मानती हूं कि जब एक महिला राजनीतिक सशक्त होती है तो उसका समाज और उसके परिवार और उसका जो समुदाय है, उसकी महिलाएं अपने आप सशक्त होकर आगे आती है। तो वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, महिलाओं को सशक्त करने का राजनीति में काम कांग्रेस ने किया। अगर मैं नरसिंहपुर जिले की बात करूं तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, कहां है भाजपा में ऐसी कोई महिला नेत्री जिसे आज तक भाजपा ने विधानसभा का टिकट दिया हो, लोकसभा का टिकट दिया हो। और आज भी नरसिंहपुर की 3-3 सीटों से भाजपा अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। कहाँ है इनका महिला आरक्षण, कहाँ दिख रहा है? बताइए, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जी। देखिए, वो आरक्षण सरकारी तौर पर मिला, इसलिए मजबूरी में बनाया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष को कुर्सी तक नहीं मिलती, जिला पंचायत अध्यक्ष को इनके कार्यक्रमों में कुर्सी तक नहीं मिलती। वो मजबूरी है इनकी कि ये उनको झेल रहे हैं। मैं आपको पोस्टर दिखा दूंगी जिनमें जिला पंचायत की हमारी सम्मानीय जो अध्यक्ष है, उनको बिठाया तक नहीं जाता मंचों पर, वो नीचे बैठी होती है। निशा जी, देखिए, हमारे नरसिंहपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, जनपद पंचायत अध्यक्ष भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है, वो जो कहती है वो करके दिखाती है। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, इसका हमें हमारे सर्वोच्च टिकट को लेकर सवाल कर रही थी ना, सर्वोच्च हमारे जो संगठन है, उस पर हमारा पूरा विश्वास है कि वो हमारी मातृ शक्ति को अवश्य ही चुनाव में उतारेगी। और आपकी लिस्ट आनी बाकी है मोना जी, आपकी लिस्ट आनी बाकी है ना, शुरुआत आप कर दीजिएगा। अभी तो हमारी ऑलरेडी विधायक है सुनीता पटेल, हमारी विधायक है, पूर्व में साधना स्थापक विधायक रह चुकी है। नहीं, अभी 2023 की लिस्ट के लिए देखिए, मैं बता दूं आपको, होगा, आप देखिएगा। चलिए, तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं कि कितना मौका मैं बता दूं, अभी हमारी 3 विधानसभा की सीट डिक्लेयर हुई है, अभी 1 विधानसभा बाकी है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या, इस उम्मीद के साथ कि ये मैसेज वहां तक पहुंच जाए। जालम सिंह जी जरूर पहुंचा देंगे शायद ये मैसेज वहां तक। भारती जी, आपके हिसाब से महिलाओं का सशक्तिकरण कब होगा और कैसे होगा? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ इस बार चुनाव के बाद महिला सशक्तिकरण अवश्य होगा और हम सब उस पर खरे उतरेंगे। चलिए, तो अब चूंकि वक्त नहीं है और वक्त इशारा कर रहा है कि अब जो 3rd सेशन है उसके गेस्ट को यहाँ पर आना है, और जाहिर तौर पे हमारे माननीय विधायक जो हैं उनको भी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के सवालों का सामना करना है। तो इसकी तैयारी करते हुए अब अगले सेशन का समय आ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको भी परिवार इस चैनल के माध्यम से परिवार को बुलाने का धन्यवाद। हम एक बार फिर निवेदन करेंगे कि लगातार जो है सार्थक तरीके से हम संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी परंपरा है अपने मेहमानों का एक सम्मान करने की और साथ में एक मोमेंटो प्रदान करने की, जो मंच से वादे होते हैं उनको याद दिलाने के लिए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पर नेतृत्व मौजूद है, महिला नेत्रियां मौजूद हैं, साथ में अगर हम बात करें तो अन्य नेता मौजूद हैं। हम उन सभी के सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं गणेश प्रजापति जी को, संजय पचौरी जी को, और साथ में हमारे जबलपुर ब्यूरो संजय साहू जी को। आप तीनों मंच पे आमंत्रित हैं, संजय जी, गणेश प्रजापति जी और साथ में संजय साहू जी। हमारे साथ में मोना कौरव जी हैं, संध्या कोठारी जी हैं, निशा सोनी जी हैं, मनोहर साहू जी हैं। इन सभी चेहरों का जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर सम्मान हो रहा है श्रीफल और साल और मोमेंटो देकर। लगातार तालियां बजती रहने चाहिए। आप लोग, अभी हम दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला शक्ति मंच पर है तो उनका सम्मान भी वैसे ही होते रहना चाहिए। ये सम्मान है आपके ही नेतृत्व का, आपके ही जनप्रतिनिधियों का, और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अभी 2 महत्वपूर्ण सेशन हमारे साथ में है। आखिरी सेशन में जालम सिंह पटेल जी हमारे साथ होंगे, लेकिन फिलहाल हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसके मेहमान हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, जिसमें आदरणीय जो लखन सिंह जी हैं वो मौजूद रहेंगे, मैथिली शरण तिवारी जी साथ में होंगे,
नीरज दुबे जी जो हैं वो साथ में होंगे, शेखर चौधरी जी के साथ में होंगे और साथ में होंगे महंत पीतमपुरी जी।